नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। आज से हम यहाँ पर क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में जो पहली यूनिट आती है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेक्चर शुरू करने से पहले जितने भी यहाँ पर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब अभी अभी क्लास 12th में एंटर किए होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह से एक रजिस्टर ले लोगे और इस रजिस्टर में सारी जितने भी लेक्चर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा उन सारे लेक्चर के नोट आप बनाओगे। अगर आप खाली लेक्चर देख लोगे और नोट्स नहीं बनाओगे तो पेपर के दिन आप ये सब कुछ एक बार में नहीं कर सकते। तो अगर आपको साल के अंत में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए आपको डेली नोट्स बनाने पड़ेंगे, डेली का होमवर्क करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या रहेगा, इस तरह से एक कॉपी खरीद लो। ज़्यादा महंगी वाली नहीं, ऐसे सस्ती वाली आ जाती है जिसको हम सेमी रफ बुक भी बोलते हैं। यानी न तो रफ होती है न प्योर फेयर होती है, तो बीच की बुक होती कॉपी होती है, उसे ले लो और उसमें नोट बनाओ। ठीक है, तो नोट्स इसमें बनेंगे। नाउ अब शुरू करते हैं बिना किसी गड़बड़ किए या बिना किसी फालतू बात किए हुए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहला क्वेश्चन ये आता हमारे दिमाग में कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चीज छुपी हुई हैं। एक मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है मेरे पास, स्टैटिक। स्टैटिक आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। स्टैटिक के बारे में हमने पहले भी सुना है। कहाँ सुना, मैकेनिक्स में पढ़ा हमने पढ़ा था स्टैटिक। कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, उसकी स्टेट कैसी है, स्टैटिक स्टेट में है। इसका मतलब वो रुका हुआ है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या मतलब होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सबसे पहले तो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। क्या है भाई, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, और ये किसके साथ डील करती है, फिर ये डील करती है फोर्स, किसके साथ डील करती है, फोर्स के साथ डील करती है, फील्ड के साथ डील करती है और पोटेंशियल का डील करती है। किसके साथ डील करती है, पोटेंशियल के साथ। अब ये फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल किसी वजह से होगा, और वजह है उसका नाम क्या है हमारे पास, चार्ज। उसका नाम क्या है, चार्ज है। और चार्ज के आगे एक और वर्ड लगा दो, क्या, स्टैटिक चार्ज। अब इसी को ऐसे पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखो, कोई में लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। अगेन यहां पर स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ चार्ज, यानी एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वह ब्रांच है जहां पर हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें किस कारण होगी, चार्ज के कारण होंगी, या बोल सकते हैं स्टैटिक चार्ज के कारण होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये चार्ज क्या चीज है। स्टैटिक समझ में आ गया, ये चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, क्या बला है ये चार्ज, व्हाट इज इट, क्या है बताओ, कोई बता सकता है मेरे को कि व्हाट इज चार्ज। देखो समझते हैं, मेरी आदत है मैं एग्जाम्पल से समझाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक, आप लोगों ने क्लास 11th में आओ, थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स को हम रिलेट करके पढ़ते ना तो बेहतर समझ में आता है। तो क्लास 11th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, जीएफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया या फिर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, हमारे न्यूटन चाचा। तो न्यूटन चाचा ने यह बोला था कि अगर मेरे पास दो मास हैं, एक m1 है और एक m2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू मासेस इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। और न्यूटन ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी, उन्हें ये बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू मास। अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तब उन दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या है, या उन दो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द आंसर इज दैट प्रॉपर्टी इज मास। तो मास को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने ये बोला था मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तब उन ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक यहां पर थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं, उससे समझते हैं। देखो मान लिया ये क्या है, मेरे पास चौक है, इस चौक के छोटे छोटे पार्टिकल हैं और उन सारे पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास है। अगर मैं इन पार्टिकल को ऐसे छोड़ता हूं तो ये सब कहां गिर जा रहे हैं? जमीन में गिर जा रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? बच्चा इसका आंसर जानता है, क्योंकि इन पार्टिकल पर अर्थ नीचे की ओर ग्रेविटी लगा रही है, अर्थ इनको नीचे की ओर खींच रही है, इसलिए ये पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं। ये बात समझ में आती है आपको? ओके, अगर ये बात समझ में आती है तो एक आंसर और दो। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और ये रिलेशन कहता है मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी इन पर ये जो पार्टिकल है ना, इसके छोटे छोटे ये पार्टिकल है चौक के, इन पर लगने वाला जो फोर्स है वो ड्यू टू अर्थ है एंड अर्थ है वेरी वेरी लार्ज मास, सो दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। वो चीज क्या है? अब ये मेरे पास क्या है? ये मेरा एक ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। अब इस ग्रीन बोर्ड का भी कुछ ना कुछ मास है, आंसर है हाँ जी है। और इन पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ मास है, हाँ है, आंसर है। क्या इन दोनों के बीच वो फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल के बीच, चौक के पार्टिकल के बीच, आंसर जी लग रहा होगा। लेकिन क्या ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस बोर्ड के पार्टिकल और चौक के पार्टिकल के बीच लग रहा है, क्या वो अर्थ और चौक के पार्टिकल के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा या कम होगा? आंसर है कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? अर्थ इतनी बड़ी है, ये बोर्ड छोटा सा है, इतना छोटा सा है, ठीक है। अगर बोर्ड छोटा है, इसका मास कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ चौक एंड पार्टिकल ऑफ बोर्ड इज वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ चौक एंड अर्थ। लेकिन अब जाओ देखो, मैंने इस चौक से इसमें लिखना स्टार्ट किया और जैसे मैं लिखना स्टार्ट किया मैंने पाया जो चौक के पार्टिकल हैं वो क्या हुए? बोर्ड में चिपक गए। यानी एंटी ग्रेविटी काम हो रहा है यहां पर। क्या होना चाहिए था? जैसे चौक के पार्टिकल यहां से निकलते, इन चौक के पार्टिकल के पास मास है और इनके पास मास है तो अर्थ इसमें अपनी ओर फोर्स लगाएगी। इन सब पार्टिकल ने कहां पहुंच जाना चाहिए था? नीचे पहुंच जाना चाहिए था। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई चौक के पार्टिकल और इस बोर्ड के पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिस वजह से यहां पर चिपक गए। नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चौक के पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल के बीच लग रहा है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो यानी यहां पर इस चौक के पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल के बीच एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो अर्थ और इस चौक के पार्टिकल के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए यहां पर उस ग्रेविटी क्या हो जा रही है? ग्रेविटी का इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है भाई मेरे को। मैंने जैसे चौक से यहां पर लिखा, क्या होना चाहिए था? चौक के पार्टिकल इस बोर्ड में चिपकने के बजाय सब नीचे गिर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम यहां से क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर चौक के पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल के बीच एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो चौक के पार्टिकल और अर्थ के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। और पता है आपको उस फोर्स का नाम क्या है जो इस चौक के पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल के बीच लग रहा है? दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई। उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जैसे ही हम फोर्स की बात करते हैं ना, तो अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के भी फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के लिए कुछ न कुछ चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल थी? मास रिस्पॉन्सिबल था। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे मास को डिफाइन किया था वैसे ही चार्ज को डिफाइन कर दो। अगर अब आपसे पूछे कि व्हाट इज चार्ज, तो आप बोलोगे चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इज एक्सर्ट
फोर्स, या कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। तो चार्ज क्या है, चार्ज किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, या हम बोल सकते हैं एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, बशर्ते उन मटेरियल के अंदर वो चार्ज नाम की प्रॉपर्टी हो। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो हिंट डालो ऐसे, क्या कोई भी हिंट डालोगे, चार्ज और उसके आगे लिखना स्टार्ट करो, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट exert फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी लिख सकते हो आप, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच इज responsible for electrostatic force, तो एक यहां पर ऐसे लिख के चलेंगे, हम बाद में प्रूफ करेंगे कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर लिख के चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is very powerful in compared to ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये जो बोर्ड पर ये चौक चिपक जा रही ना, ये इसी का एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ चौक एंड पार्टिकल ऑफ बोर्ड इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ चौक एंड अर्थ। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये क्या होगी, हमारी डेफिनेशन ऑफ चार्ज होगी। नाउ अब क्या किया, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग मैटर पे एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि चार्ज इज टू टाइप, चार्ज दो टाइप का होता है। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे, चार्ज इज टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं भाई, हम सब जानते हैं, बच्चे ने ये नाम सुने होंगे। एक होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे प्लस करके भी दिखा देते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम ऐसे माइनस करके भी दिखा देते हैं। अब कभी कभी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों हम चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, हम चाहते तो चार्ज को कोई भी नाम दे सकते थे। हमको ये पता चल गया था एक्सपेरिमेंटली कि भाई चार्ज दो टाइप के होते हैं, तो एक चार्ज को मैं कुछ अल्फा बोल देता, एक चार्ज को मैं बीटा बोल देता, कुछ भी नाम आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है, श्याम, घनश्याम, हम उन चार्ज को नाम दे सकते थे। लेकिन हमें क्या करना होता है, चार्ज के साथ कैलकुलेशन करनी होती है, हमको चार्ज को ऐड करना होता है, किसी एक मैटर में चार्ज ऐड करना होता है, वहां से चार्ज बाहर निकालना होता है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो चार्ज का जो एल्जेब्रा है, यानी चार्ज को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनके एल्जेब्रा के जैसा ही होता है। ये बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही है? जैसे 1 + 1 = 2 होता है, सेम यही एल्जेब्रा चार्ज भी फॉलो करता है। जैसे -1 + 1 = 0 होता है, ये -1 नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, -1 + +1 = 0। तो सेम टाइप का एल्जेब्रा जो चार्ज होते हैं वो भी फॉलो करते हैं। इसलिए हमने चार्ज को सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमारी कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत ना आए, उस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इनका नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव का मतलब माइनस, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, चार्ज हो गया। अब देखो, अब आती है क्या भाई, चार्ज यूनिट कैसी, सॉरी जो चार्ज है ना, अभी मैंने बोला इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। जैसे मास भी एक प्रॉपर्टी है और मास एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, और जो मास की यूनिट होती है क्या होती है बताओ,
किलोग्राम होती नहीं होती? आंसर है हाँ जी होती है। उस तरीके से चार्ज की भी एक यूनिट होती है, तो यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसे पॉइंट लग लिखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज बड़ा सिंपल है, कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। उस तरीके से जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। क्या होती है? कूलॉम होती है। कूलॉम ही क्यों हुई? क्योंकि कूलॉम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया। अभी हम पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ आएगा, वहां हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके सम्मान में जो चार्ज की यूनिट होती है, भी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है, वो क्या होती है? कूलॉम होती है। अब जो कूलॉम है, इसको सिंबल क्या होता है? इसका C होता है, इस तरीके से C, दिस इज सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, C फॉर कूलॉम। लेकिन जो चार्ज किसी भी अगर हम मेटल में चार्ज डालेंगे, वो 1 कूलॉम 2 कूलॉम नहीं होता है, वो बहुत कम चार्ज होता है, और उस बहुत कम चार्ज को दिखाने के लिए इसकी कुछ और यूनिट भी होती हैं। जैसे एक होता है मेरे पास क्या? माइक्रो कूलॉम। क्या होता है? माइक्रो कूलॉम। माइक्रो कूलॉम को दिखाते हैं कैसे? ऐसे माइक्रो कूलॉम। इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻6 कूलॉम। ठीक है, माइक्रो कूलॉम का मतलब कितना हुआ? 10⁻⁻6 कूलॉम। कभी कभी हम दिखाते हैं नैनो कूलॉम। क्या होता है? नैनो कूलॉम। नैनो का मतलब क्या होता है? NC को क्या पढ़ेंगे हम? नैनो कूलॉम। इसका मतलब होता है 10⁻⁹ कूलॉम। कभी कभी मिली कूलॉम। क्या आता है? मिली कूलॉम। मिली कूलॉम का मतलब MC। मिली कूलॉम यानी 10⁻³ कूलॉम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10⁻³ कूलॉम। ये जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर यूनिट डिफाइन करी, क्यों करी? क्योंकि किसी भी मटेरियल में जो चार्ज आएगा वो 1 कूलॉम 2 कूलॉम 3 कूलॉम नहीं आता, बहुत कम चार्ज होता है, आता है, और उस बहुत कम चार्ज को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट डिफाइन कर दी, या बोल सकते हैं अलग से यूनिट डिफाइन कर दी, जैसे माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम, मिली कूलॉम। इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब यहाँ पर एक चीज करते हैं कि जो कूलॉम है वो कैसी यूनिट है, बता सकते हो आप? वो डिराइव्ड यूनिट है या फिर फंडामेंटल यूनिट है? हमने पढ़ा था ना क्लास 11th में, एक होती है क्या? डिराइव्ड यूनिट, और एक होती है क्या? फंडामेंटल यूनिट। ये कैसी है? तो जो कूलॉम होती है वो डिराइव्ड यूनिट होती है, तो इसे लिख के चलेंगे पॉइंट बना के, कूलॉम इज C इज डिराइव्ड यूनिट। कैसी यूनिट होती है ये? डिराइव्ड यूनिट होती है, दिस इज डिराइव्ड यूनिट। अब इसको कैसे डिराइव करते हैं फिर? अगर ये डिराइव्ड यूनिट है, इसका मतलब मैं इसको फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव कर सकता हूं। मैंने दो फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी, एक क्या होती है? करंट। एक क्या होती है? करंट, और इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई A। एक हमने पढ़ी थी क्या? टाइम। पढ़ा था हमने टाइम, और टाइम को किससे दिखाते हैं हम? यूनिट क्या होती है इसकी? सेकंड। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सेकंड, और इसको दिखाते किससे हम? T से दिखाते हैं। अब इस चार्ज, करंट और टाइम में रिलेशन होता है, हम पढ़ेंगे आगे, हमारे वहाँ पूरा चैप्टर है करंट करके। जो करंट इक्वल टू होता है वो होता है हमारे पास क्या? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से मेरे पास चार्ज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास करंट इनटू टाइम। ठीक है, क्रॉस नहीं है, इनटू है, सिंपल। ओके, तो इसका मतलब जो कूलॉम वो किस बराबर हो जाएगा? एम्पियर इनटू सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो कूलॉम है वो कैसी यूनिट है? एक डिराइव्ड यूनिट है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ से? ओके, अब कभी कभी डायमेंशन ऑफ चार्ज पूछ देता है वो, ऐसे हिंट डालो क्या? डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। और एक चीज लिखना, जो चार्ज होता है ना उसको हम Q से दिखाते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई Q। Q यानी स्मॉल q भी हो सकता है और कैपिटल Q भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी लिख देना, ऐसी छोटी सी लाइन बची हुई कहाँ पर, वहाँ पर लिख देना चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई Q। इट कैन बी कैपिटल Q और स्मॉल q और कैपिटल Q। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं यहाँ से लिखूँ Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये I इंटू टी आ जाएगा, I फॉर करंट, T फॉर टाइम। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ I इंटू डायमेंशन ऑफ T आ जाएगा। और डायमेंशन ऑफ I एंड डायमेंशन ऑफ करंट क्या होता है? A होता है, और डायमेंशन ऑफ T क्या होता है? T ही होता है।
तो कितना आ जाएगा ये, डायमेंशन ऑफ क्यू इक्वल टू कितना आ गया, ए टी आ गया। तो डायमेंशन ऑफ क्यू क्या होता है भाई, ए टी होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अब कभी कभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर बड़ा सिंपल है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इसे पॉइंट बना के लिखेंगे, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है ये, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई किसके बारे में, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। अब थोड़ा सा आपको पीछे खींचता हूं, दोबारा कहाँ आते हैं, इधर पर आते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ते हैं हमने, दो टाइप के चार्ज पढ़े, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। एंड आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वी फाउंड दैट चार्ज आर टू टाइप्स एंड वी ऑल्सो फाउंड दैट कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो सेम चार्ज होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसे दिमाग में बैठा लेना है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसको मिटा के मैं इसी लाइन को आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप भी इसको क्या करोगे, नोट करोगे। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और लिख के चलो, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हेडिंग क्या, सॉरी ऐसे हैशटैग बना के लिख देना, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर्स। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। ना इसी को हम सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं। माना मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है। देखो दिखाने का तरीका ये है, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा, ये इसको इधर की ओर धक्का देगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, और जो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया उसी को मैं थ्योरेटिकली आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। दोनों सेम चार्ज हैं तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, अरे भाई अभी तो सेम है ये, अगर दोनों सेम है तो अगेन इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा, और ये भी इसको इधर की ओर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिपल्सन हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ओके, रिपल्सन टेक प्लेस व्हेन बोथ द चार्जेस आर सेम। या बोल सकते हैं दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम होगा, नेचर सेम होने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तब क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब बात करते हैं, अगर दोनों कैसे हों, अपोजिट हों, एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये किसको दिखा रहा है, ये जो एरो है ये अट्रैक्शन और रिपल्सन को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ठीक, सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो अगेन क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर भैया, अट्रैक्शन हो रहा है। तो पंच लाइन क्या होगी आज की हमारी, कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है इतनी बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई चार्ज तो बहुत बोल दिया हमने, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज आता क्यों है, ऐसा क्या होता है उस ऑब्जेक्ट के पास जिस वजह से उसके पास चार्ज आ गया। मैं ये बोल रहा हूं, ये मेरे हाथ में क्या है, एक चौक होल्डर है, इसके पास भी चार्ज है। मैं एक ह्यूमन बॉडी हूं, मेरे पास भी चार्ज है। ये मैंने कपड़ा पहना है ना, इसके पास भी चार्ज है। ये माइक लगा है, इसके पास भी चार्ज है। मतलब जितनी भी चीजें मेरे चारों ओर आपको दिख रही हैं, अगर वो मैटर है तो उसके अंदर चार्ज है। अब आप कहोगे दिखाओ, देखो अभी दिखाता हूं। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग बना के लिखोगे या फिर ऐसे हैशटैग बना के लिखो, वेयर दिस चार्ज कम फ्रॉम। तो ऐसे हैशटैग बना के लिखो, वेयर दिस चार्ज कम
फ्रॉम। भाई ये चार्ज आता कहाँ से है मैटर में? हमने ये बोला किसी मैटर में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो ये आया कहाँ से? जरा समझो। मैं कोई भी एक रैंडम अपने आसपास की किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे विजुलाइज कर लो। माना बोतल हो गया, माना आपकी पेन होगी या रिफिल होगी, या ये चॉक होल्डर हो गया, कोई भी एक आर्बिट्री ऑब्जेक्ट इस तरह से हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। मैंने एक पेपर सीट अज्यूम कर ली, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेपर सीट को जूम कर रहा हूँ। भाई क्या किया मैंने, इसको जूम किया। और हम सब जानते हैं अगर मेरे पास एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा है, मैं जूम करूँ, कैमरा नहीं, मैंने बोल दिया मैक्रोस्कोप है, ठीक है। मैंने जूम किया, तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो मेरा पेपर है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और किसके मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज के, क्योंकि ये पेड़ से निकला है ये कागज, और पेड़ में क्या होता है, ग्लूकोज तो होता है, तो इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे C6H10O5 आई थिंक। तो इसमें ग्लूकोज के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो मुझे दिखेगा कि इसमें क्या है, इस तरह से छोटे छोटे ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ऐसा मुझे दिखेगा, ठीक है। आप ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हो? ऐसे क्या होंगे, इसमें छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। मैं अब भी नहीं माना, मैंने क्या किया, इसमें और पावरफुल माइक्रोस्कोप लिया, इसको और जूम किया। मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। वहां क्या मिलेंगे मेरे को? छोटे एटम मिलेंगे। अब ये मॉलिक्यूल की जगह मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर? मैंने क्या किया यहाँ पर, और जूम किया भाई, ZOM जूम कर दो, और जूम किया। अब मुझे यहाँ पर क्या मिलेंगे, इस तरह से ये एटम मिलेंगे। दिख रहे हैं एटम आपको? छोटे छोटे डॉट क्या है, एटम है। और जिन एटम से मिलकर क्या बने हैं, ऑब्वियसली बात है इतनी दूर नहीं होंगे, मैं बस आपको दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, एटम है। और इतना अच्छा परफेक्ट अरेंजमेंट भी नहीं होता है वहां पर, ये भी आप समझ लो। ये क्या है, एक आइडियल केस है। तो मॉलिक्यूल को जूम किया, मुझे क्या मिले, एटम मिले, ठीक, ओके। लेकिन मुझे शांति अब भी नहीं हुई। मुझे जानना है भाई कि चार्ज के पीछे क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने एक एटम को पकड़ा, इन सारे एटम में से उस एक एटम को मैंने जूम करना स्टार्ट किया। मुझे क्या मिलेगा बताओ? हम सब जानते हैं जैसे हम एटम को जूम करेंगे मुझे मिलेगा कि वो एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो एटम की पिक्चर है। यानी अगर मैं और जूम करूं इसको, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, तो मैं पहुंचता हूं कहां पर, एक एटम के स्ट्रक्चर पर। और मुझे ये मिलता है कि एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बोहर्स थ्योरी आप सब लोगों ने अपने मतलब क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, या फिर थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता है कि बोहर्स ने क्या कहा था, या फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। और मैं यहाँ पर जो क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस पर नहीं जा रहा हूँ, बस मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि जो ये वाला सेल है इसमें कितने हैं, 2 हैं, और जो आउटर मोस्ट हैं उसमें कितने हैं, 4 हैं, मतलब 4 हैं। मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, किसी में एक पर्टिकुलर एटम को नहीं ले रहा हूँ, मैंने कोई भी एक रैंडम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन है और इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, इनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की कुछ खासियत होती है कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खासियत ये होती है कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन की खासियत ये होती है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बाय डिफॉल्ट इनमें ये चार्ज होता है, नेचर से वरदान में मिला होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम नेगेटिव चार्ज हो गए, भाई प्रोटॉन तुम पॉजिटिव चार्ज हो गए। और पता है न्यूटन का साथ क्या कहा, क्या किया, कहता तुम में कोई चार्ज नहीं होगा, तुम चार्ज लेस हो गए, यानी तुम न्यूट्रल हो गए। यानी अगर किसी में कोई चार्ज नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। या बोल सकते हैं इस न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है भैया, 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात समझ में आई। अब देखो फिर, अब क्वेश्चन ये है, क्या इस एटम के पास चार्ज होगा, जिसको मैं जूम कर करके यहां तक पहुंचा हूं, क्या इस एटम के पास कुछ चार्ज होगा? आंसर है इस एटम के पास भी 0 चार्ज होगा। क्यों? ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन।
नेचर ने इस एटम को ऐसा बनाया कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। और दूसरी खासियत ये बताई कि जितना पॉजिटिव चार्ज इन प्रोटॉन में होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, आपको याद भी रहना चाहिए, और जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे ये डेटा जो अभी बता लिखने को जा रहा हूँ ये आपसे छूटेगा नहीं। डेटा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, समझो, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, इसको हम दिखाते हैं चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, ये होता है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कैसा होता है, नेगेटिव का। चार्ज इन वन प्रोटॉन, चार्ज इन वन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को इसे दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, और यहाँ नेगेटिव साइन लगाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 19 कूलम। यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। अब हमने एक बात क्या बोली, हमने बोला इन एनी एटम, इन एनी एटम, इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर थोड़े के लिए अज्यूम कर लो कि इसमें 4 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो यहां कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ में आई आपको। यानी इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस का 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी के बराबर नेगेटिव चार्ज भी होगा। यानी किसी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, देखो ये नेगेटिव का है और ये उतना ही पॉजिटिव का है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करके 0 आ जाएगा। क्योंकि मैंने डिस्कस किया था ना फर्स्ट में कि ये किसको फॉलो करते हैं, जो सिंपल अलजेब्रा होता है, स्केलर अलजेब्रा होता है, उसको फॉलो करते हैं। दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी किसी भी एक एटम में नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और इस टाइप के एटम को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। जब भी हम बोलेंगे कि एटम में नेट चार्ज 0 है या फिर टोटल चार्ज 0 है, तो इसको कहने का एक और तरीका क्या होता है कि वो एटम कैसा है, न्यूट्रल है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। ना कहानी में आगे बढ़ते हैं। यानी अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो ये, अगर ये बोतल है, देखो ये बोतल है, ये बोतल किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। और एक एटम में कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। नेट चार्ज कितना है, यानी उसके अंदर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो इस पूरी बोतल का जो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर हर एटम का चार्ज 0 है तो ये बोतल एटम से तो मिलकर बनी हुई है। अगर ये बोतल एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम का नेट चार्ज 0 है तो इस बोतल का भी नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अभी ये बोतल चार्ज नहीं है, अब इसको मुझे चार्ज करना है, यानी इस पर चार्ज लाना है। कैसे लाऊंगा, देखो एक बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है, तरीके को यूज करते हैं। ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम की पिक्चर में यहाँ बना रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और अभी ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा वो जो कुछ ऐसा है वो क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कुछ मैंने ऐसा किया कि मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। भाई मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यानी क्या हो गया, यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने। क्या कर दिया, इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसमें क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये मेरे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये क्या है, इसके ऑर्बिट है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया मेरा, माइनस हो गया है। कुछ मैंने ऐसा किया यहाँ पर, कुछ ऐसी प्रोसेस मैंने यूज करी जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अभी वो प्रोसेस क्या होगी अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पर आपको। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी। क्या अब इस एटम का
नेट चार्ज 0 है? नहीं, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, प्रोटॉन तो अब भी कहाँ है? इस एटम के अंदर है। यानी इस एटम के पास, जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान सुनना, नाउ इस एटम के पास नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई है। और कितना नेगेटिव चार्ज कम हो गया है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। इसी को कहने का एक और तरीका हो सकता है कि इस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई है। यानी अब ये एटम किस में कन्वर्ट हो गया है? एक आयन में कन्वर्ट हो गया है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। नाउ इट बिकम पॉजिटिव आयन। क्या हो गया ये? पॉजिटिव आयन। यानी यहां से क्या पता चला हमको? यानी जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो चार्ज जहां जिस में कमी होगी उसमें कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, ये ध्यान देना तुम। अगर वो एटम होगा तो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं क्या करूं, इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं। ऐसी प्रोसेस हो सकती है कि मैं क्या कर रहा हूं, इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और ये इसके क्या है? ऑर्बिट है। यहाँ पर ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे है, और मैंने क्या किया इसमें प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया भाई। कुछ ऐसा किया मैंने, इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया अब इसके चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं? पहले 4 थे, अब कितने हो गए भाई? 5 हो गए। यानी इसके पास किस चार्ज की एक्सेस हो गई? किस चार्ज की अधिकता हो गई? आंसर है नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज इस एटम के पास ज्यादा हो गया है। अब ये एटम खुद एक आयन में कन्वर्ट हो गया है, और उस आयन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर? नेगेटिवली चार्ज आयन। कैसा आयन है ये? नेगेटिवली चार्ज आयन है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी एक एटम को चार्ज करते हैं। यहां मैंने एटम को पॉजिटिव चार्ज दिया और यहां मैंने एटम को नेगेटिव बना दिया। अगर मैं एटम को पॉजिटिव नेगेटिव बना सकता हूं तो जितने भी मटेरियल है मेरे चारों ओर वो सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर मैं उनमें से कुछ एटम को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बना दूं तो वो पूरा सब्सटेंस या पूरा मटेरियल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा? आंसर आज हो जाएगा। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। पहले मैं बोर्ड में समझाऊंगा फिर करके दिखाऊंगा। ओके, अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास यहां पर क्या है, एक प्लास्टिक की रॉड है। ठीक है, प्लास्टिक की रॉड हम सबको अपने अपने घरों में मिल जाती है। तो मैं अज्यूम करके चला हूं कि आपके पास भी क्या है, एक प्लास्टिक की रॉड है। ठीक है, तो अज्यूम कर लो 2 प्लास्टिक की रॉड ले ली मैंने इस तरह से। एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, और मैंने क्या किया, एक सिल्क का कपड़ा ले लिया। सिल्क का कपड़ा भी सबके पास होता है, रुमाल है सबके पास, वो क्या है, एक सिल्क का कपड़ा है। ये मेरे पास क्या है, प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, और एक कर लिया मैंने सिल्क क्लोथ, सिल्क क्लोथ ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सिल्क की क्लोथ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों रॉड को ऐसे हाथ में पकड़ रहा हूं और इस सिल्क के कपड़े को दोनों को ऐसे बंद करके ऐसे ऐसे रब कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे रॉड पकड़ो और ऐसे ऐसे सिल्क के कपड़े को ऐसे हाथ में रखो और ऐसे ऐसे रब करो। अब होगा क्या, जैसे अब यहां पर रब करोगे ना तो सिल्क के कपड़ा, जो सिल्क का कपड़ा किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। होगा क्या, सिल्क के कपड़े के एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे वो बाहर निकलेंगे और कहां आ जाएंगे, इस प्लास्टिक रॉड में आ जाएंगे। अब प्लास्टिक रॉड कैसी हो जाएगी, आफ्टर रबिंग, यहां पर से लिखेंगे आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग ये दोनों प्लास्टिक रॉड कैसी बन जाएंगी, जिनको मैं रब कर रहा था, जिस ओर से रब कर रहा था उस ओर हुआ क्या, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अभी तो बोल रहा हूं थ्योरेटिकली, अभी करके भी दिखाऊंगा कि रुमाल के जो एटम है उन एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, प्लास्टिक रॉड में चले गए। तो प्लास्टिक रॉड का माना इस हिस्से में हमने रुमाल घिसा था तो ये हिस्सा कैसा हो जाएगा, उसका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उस तरीके से ये दूसरा वाली रॉड है और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, रुमाल से इन दो रॉड में गए। दोनों रॉड कैसे होगी, नेगेटिवली चार्ज। बताओ भाई, जो सिल्क का कपड़ा है उसमें कैसा चार्ज आया होगा,
इससे इलेक्ट्रॉन इधर गए, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन कमी होने के कारण इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब देखो, अब एक्टिविटी करने का वक्त आ गया। मैं क्या लूंगा यहाँ पर, एक छोटी सी बोतल लूंगा, ओके, ऐसे प्लास्टिक की बोतल ले ली और उसको मैंने ऐसा पकड़ा। अब यहाँ पर मैं इन दोनों में से किसी एक रॉड को यहाँ पर ले जाऊंगा, ठीक है, और इसमें इस एंड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यूं करके। अब दूसरी रॉड को मैं इसको इसके पास ले जाऊंगा, होगा क्या, ये जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों अगर सेम चार्ज हैं, अभी हमने बोला था सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी इस रॉड ने इस बोतल के ऊपर ऐसे ऐसे घूमना चाहिए। अगर ये घूम गया कितना मजा आएगा ना, अगर सुनने में मजा आ रहा है, अगर करके देखें तो और ही मजा आएगा। तो देखो भाई, मेरे पास यहाँ पर सिंपल से दो रॉड हैं और मेरे पास रुमाल भी है, ओके, ये रॉड है, रॉड दिख रही ना आपको, ठीक है, दो रिफिल हैं ये, तो रॉड बोल देता हूँ उनको मैं, और दोनों किसकी हैं, प्लास्टिक की। हम सब जानते हैं जो रिफिल होती है प्लास्टिक की होती है। मैंने उनको रब किया इस तरह से, ठीक है, ऐसे आपने भी रब किया होगा, तो ऐसे रब किया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, बोतल ले रहा हूँ एक, अब बोतल आपने देखी थोड़ी देर पहले, वही बोतल लेंगे, रब कर दिया इसको, ठीक, ओके, इसको मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पर। ये मैंने बोतल ली, इसको मैं ऐसे यहाँ पर टिका रहा हूँ और इस बोतल को मैंने ऐसे पकड़ा, यहाँ पर रख दिया। अब मेरा हाथ नहीं हिलना चाहिए। अब आप देखना, ये देखो भाई घूम रहा है, पास लाओ इसके, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है, इसलिए क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसको ज़्यादा तेज घुमाओगे नीचे गिर जाएगा, तो मैं तेज नहीं घुमा रहा। अगर आपके नीचे रखा हुआ है तो आप इसको बहुत देर तक घुमा सकते हो। नाउ अब जो रुमाल से के साथ ना, उसको मैं इसके पास ला रहा हूँ, तो क्या होता है देखो, तो इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो रुमाल ला रहा हूँ इसके पास में, ये वो रुमाल है, मैंने इस ओर से घिसा था, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ यहाँ पर, उनमें से किसी एक रॉड को, मुझे पता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो क्या करना चाहिए बताओ, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट, देखो कर रहा है अट्रैक्ट, ऐसे दिखेगा आपको, किया, यानी यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और होना भी चाहिए था, क्यों, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज ए वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ वी कैन प्रोड्यूस्ड, और हाउ प्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, हाउ वी कैन इंड्यूस्ड चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में या फिर मटेरियल में जिसके पास एटम होते हैं, उसमें हम चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। हम चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अभी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर डिस्कशन था। नाउ दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज। तो उसके लिए मुझे कुछ जगह चाहिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ, और आई होप आपने लिख लिया होगा, लिख लिया ना, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज। हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज। ओके, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज को हम कैसे ऐड करेंगे। हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि चार्ज कैन बी ऐड बाय सिंपल स्केलर अलजेब्रा, चार्ज फॉलो स्केलर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर अलजेब्रा। कहने का मतलब हुआ, मान लिया मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, एक चार्ज -Q4 है, और ऐसे मेरे पास Qn चार्ज है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे चार्ज दिए, पहले Q1 दिया, फिर Q2 दिया, फिर Q3 दिया, फिर -Q4 दिया, फिर डेल्टा फिर Qn दे दिया। तो नाउ नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज, नेट चार्ज लिखो या फिर टोटल चार्ज लिखो, एक ही बात हुई। Q नेट, नीचे बेस में नेट, तो क्या बोलेंगे इसको, नेट चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फिर अब देखो प्लस आएगा, फिर माइनस
Q4, फिर प्लस एंड सो ऑन, फिर प्लस कितना आ जाएगा Qn आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस डेड डैश प्लस का कितना आ जाएगा, ये Qn आ जाएगा। तो दिस इज अवर Q नेट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नेट चार्ज होगा किसके बराबर होगा, चार्ज इंडिविजुअल चार्जेस के स्केलर सम के बराबर होगा। क्लियर बात, ओके। अगर मैं ये बोलूँ कि मान लिया मेरे पास यहाँ पर इस तरह से एक वॉल्यूम है, या बोलते हैं कोई भी एक मैंने शेप ले लिया, यहाँ कोई भी एक बक्सा ले लिया, ठीक है, यहाँ एक थैली ले ली, इस थैली के अंदर मैंने पहले 4 गुलाम, यहाँ पे 4 माइक्रोकुलाम चार्ज डाला, ठीक है, और एक दूसरी चीज़ डाली मैंने, दूसरा पार्टिकल डाल दिया जिसमें कितना कुलाम चार्ज है, 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है। ऐसे ही एक तीसरा मैंने पार्टिकल डाल दिया इसमें जिसमें कितना चार्ज है, 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है। और एक मैंने यहाँ पार्टिकल डाल दिया जिसमें -10 माइक्रोकुलाम चार्ज है। अब मुझे ये बताना है कि इस बक्से के अंदर या इस थैली के अंदर टोटल कितना चार्ज है, Q नेट निकालना है भाई। Q नेट क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। अज्यूम कर लो कि जो इस केस में Q1 है वो कितना है मेरे पास, 4 माइक्रोकुलाम है भाई। जो Q2 है वो कितना है, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है। जो Q3 है वो कितना है, इधर देखो Q3 इनमें से किसी को भी बोल दो तो कितना आ जाएगा, ये 3 माइक्रोकुलाम। और जो Q4 है वो कितना बोल दिया मैंने, माइनस का 10 माइक्रोकुलाम। अब सिंपल ऐड कर दो, Q नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यानी कितना आ जाएगा, ये 4। देखो सब में माइक्रोकुलाम 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 है तो माइक्रोकुलाम बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 4 और प्लस सॉरी माइनस का कितना आ गया, ये 2 और फिर प्लस का 3, फिर माइनस कितना आ गया 10 और इतना क्या आ जाएगा, ये माइक्रोकुलाम। अब ये सॉल्व करना किसको नहीं आता, सभी को आता है भाई, तो कर दो फिर सॉल्व। कितना हो जाएगा, ये 4 के बाद 5 6 7 और 7 माइनस 5 10 2 12, 7 माइनस 12 कितना होता है, माइनस का 5, तो कितना आ गया, ये माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। तो दिस इज अवर आंसर। ये क्या निकल गया, मेरा नेट चार्ज निकल गया, यानी इसके अंदर नेट कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ये थैली कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 माइक्रोकुलाम होगा। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब चार्ज को कैसे ऐड करना है अब आप कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है आप पे, क्योंकि आपको पता है कि 2 में 2 कैसे जोड़ते हैं, और -1 प्लस 5 कितना होता है, कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चार्ज को ऐड करेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड डालो क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग विल बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस कंजर्वेशन के बाद आपने अलग अलग समय में अलग अलग चीजें लगाई, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आज आपके पास नया वर्ड आया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और होते भी कितने कंजर्वेशन लॉ हैं, 4 ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और चौथा है भाई हमारा आज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्या होता है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप इसको अगर थोड़ा बहुत आपने रटा है कि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या पढ़ी थी हमने, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जहां जहां एनर्जी लिखा है ना वहां वहां चार्ज लगा दो, रटने वाली बात करो तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर, और वी कैन से फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यही तो किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जो रुमाल से चार्ज कहाँ ट्रांसफर किया, रिफिल में ट्रांसफर किया या फिर प्लास्टिक की रॉड में ट्रांसफर किया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे मैंने बाय रबिंग, फ्रिक्शन की हेल्प से वहां पर ट्रांसफर हुआ। मैंने क्या चार्ज क्रिएट किया, नहीं। क्या जो मेरे पास रुमाल है उसमें चार्ज कम हो गया, नहीं। क्या इसमें चार्ज कम तो हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, लेकिन क्या चार्ज खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं हुआ। क्या इसमें चार्ज क्रिएट हो गया रॉड में, नहीं क्रिएट हुआ। तो क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, समझ में आई बात। और जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं
जिस सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं या फिर जिस ऑब्जेक्ट में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे होते हैं, हम उसको आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट जाए और हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक बेहतर रूप देख सकें। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, ऐसे लिख के चलो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड क्या होता है, तो आइसोलेटेड एक वर्ड आया क्या, आइसोलेटेड। कोई बताएगा आइसोलेटेड क्या होता है? देखो भाई 2020 में विश्व भर में एक बहुत ही बुरी चीज आई थी जिसका नाम क्या था, कोरोना। और कोरोना के दिन में सब क्या हो गए थे, आइसोलेटेड हो गए थे। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, उसको बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। उस तरीके से अगर कोई सिस्टम बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है, मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उससे अलग कर दिया, तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट और वी कैन से आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और वी कैन से वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ सिस्टम, चार्ज ऑफ, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट या बोलते हैं अनचेंज, अनचेंज बोलो, कांस्टेंट बोलो या फिर कंजर्व बोलो, एक ही बात हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, हेड डालो क्या, एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमको पता है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। कैसे, देखो ऐसे कि ये न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं ये बोल तो रहा हूं लेकिन ये थोड़ा सा गलत बात लग रही है। इसमें कितना चार्ज होता है भाई, जीरो चार्ज। इसमें कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। ये बात गलत है ना, कि रिएक्शन से पहले जीरो चार्ज है और जैसे ही कन्वर्जन हुआ यहां पर चार्ज क्रिएट हो गया। इसका मतलब क्या लगाते हो आप, कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट इसका तो वायलेशन हो रहा है, लेकिन ये वॉयलेट कभी नहीं होगा, ये हमेशा कंजर्व रहता है। अब यहां पर नेचर की खूबसूरती देखो, नेचर क्या करता है, जैसे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, वैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप पढ़ोगे जब आप हायर लेवल में जाओगे, यहाँ बोलते हैं यहाँ भी जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर बीटा डीके आप पढ़ोगे, तो बीटा डीके कहते हैं इस टाइप की प्रोसेस को। यहाँ पर कुछ और चीज़ें निकलती हैं लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या, जैसे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला, ताकि इस पूरी रिएक्शन का चार्ज कंजर्व रहे। रिएक्शन से पहले चार्ज कितना है, जीरो है, और रिएक्शन के बाद चार्ज कितना है, अगेन इसमें कितना है प्लस ही, यहाँ कितना है माइनस ही, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी इस प्रोसेस में चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। ऐसा बाय नेचर होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, आप लोगों ने सुना होगा एलिमेंट्री पार्टिकल, सुना है एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या होते हैं भाई एलिमेंट्री पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिनको हम फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फर्दर उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है? क्या जानते हो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, किस चीज से बनकर मिलकर बने होते हैं? क्या ये फंडामेंटल है या ये एलिमेंट्री है या फिर किसी चीज से मिलकर बने होते हैं? तो आंसर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क। किससे मिलकर बने होते हैं, ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। आपके लिए चीज नहीं है, क्वार्क जनरली मतलब
इस लेवल के लिए जिस लेवल में अभी हमें दो क्वार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, एक होता है क्या अप क्वार्क और एक होता है क्या हमारे पास डाउन क्वार्क। और जो प्रोटॉन होता है वो बना होता है किससे, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से। उस तरीके से जो न्यूट्रॉन होता है वो बना होता है दो डाउन क्वार्क और प्लस वन अप क्वार्क से। अब यही कॉम्बिनेशन क्यों हुआ, इसके पीछे भी चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। जो अप क्वार्क होता है उसके पास चार्ज होता है कितना, प्लस का 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और जो डाउन क्वार्क होता है उसके पास चार्ज होता है कितना, माइनस का 1/3 ऑफ ई के बराबर। देखो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो प्रोटॉन के लिए कितना चार्ज हो जाएगा, ये 2 अप क्वार्क, यानी कितना आ जाएगा ये 2 अप क्वार्क यानी 2 × 2/3 आ गया, और बीच में प्लस और यानी 1 डाउन क्वार्क यानी कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, कितना आया 3 आया, तो 3/3 आंसर कितना आ गया 1 आ गया, यानी 1 ई आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है 1 ई के बराबर चार्ज होता है, यानी यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई हो रहा है या फिर प्ले में आ रहा है, तभी प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। उस तरीके से एक न्यूट्रॉन भी 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, और ये कंपोजिशन मिलकर यानी 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क कंपोजिशन मिलकर कितना चार्ज देता है, 0 चार्ज देता है। आप यहाँ पर रख के देख सकते हो क्या आ जाएगा, देखो -3/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3 और इसमें कितना चार्ज है प्लस का 2/3, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। तो न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है 0 चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर थर्ड चीज आती है, ये सेकंड चीज होगी, थर्ड चीज होती है हमारे पास क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है और बहुत अच्छा टॉपिक है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या होगा, एक अलग से टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं क्लास 12th में मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, इससे पहले मैं BSc पढ़ाया है, MSc पढ़ाया है, और वो बच्चे बोलते हैं कि हमारा बेस उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा चलो कुछ टाइम क्लास 11-12 को देख लिया जाए। तो आई होप आप लोगों के साथ ये जर्नी अच्छी गुजरेगी और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, जैसे हायर एजुकेशन वाले आपके जो भैया हैं, ऐसा बोल सकते हैं, आपके जो भैया या दीदी लोग हैं उन्हें सपोर्ट किया है, वैसे आप भी सपोर्ट करोगे। और मैं यहाँ पर वीडियो बनाते रहूँगा और उसको आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सभी बोलते हैं, मैं ही बोल देता हूँ, कहते कर देना। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। हम सब जानते हैं जो प्रोटॉन होते हैं वो वैसे हम जानते नहीं हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ तब मैं ये बोल पा रहा हूँ कि हम सब जानते हैं, क्योंकि मुझे आदत है हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाने की। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जानते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात है भाई कि एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, और ये बात मुझे पच नहीं रही है। क्यों नहीं पच रही है, अब थोड़ा सा जो दिमाग लगाएगा बच्चा ना वो समझ जाएगा कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता भाई, इसमें 0 चार्ज होता है। अब ये प्रोसेस तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो ही नहीं कर रही, वॉयलेट कर रही है। यानी यहां जितना क्या है पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यहां 0 चार्ज है, तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। यहां पॉजिटिव, यहां क्या हो गया 0 हो गया। तो नेचर क्या करता है पता है आपको, ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बना रहे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। नेचर बहुत खूबसूरत चीज है भाई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप, जब आप बीटा डीके पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये अज्यूम कर लो कि भाई ऐसा कुछ यहां पर हो रहा है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहा है। तो अब भी इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ इट इज ए बैलेंस इक्वेशन। अभी क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, उस तरीके से
आपने एक चीज़ देखी होगी, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू NaCl। इसका कितना चार्ज है? 0। इसका भी कितना चार्ज है? 0 चार्ज है भाई, ठीक है, ओके। तो ये भी क्या है? एक एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। एक और एग्जाम्पल देखो आप लोगों ने, और क्या बोल सकता हूँ मैं इसके एग्जाम्पल में, चलो अभी इतना बहुत है, ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें भी आप देख सकते हो, उस जो हमारे पास ये रिफिल थी, इन रिफिल में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया होगा, या फिर इन रिफिल में उतना ही नेगेटिव चार्ज आया होगा जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अगेन ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। किधर है इतनी बात? ओके। तो ये क्या हो गया हमारा, चार्ज के बारे में 2 प्रॉपर्टी होगी। एक और प्रॉपर्टी आती है, बस इसको 2 डालना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, वो क्या है मेरे पास? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, या बोल सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्या था? हमारा लेक्चर नंबर 1 था, और मैंने आज से क्लास 12 को पढ़ाना स्टार्ट किया है। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैं BSc और MSc पढ़ाता हूं, और अब भी पढ़ाता हूं। लेकिन होता क्या है, जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, वो कहता है कि सर मेरे बेसिक क्लियर नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम हियर। तो ये हमारे पास क्लास 12 का कोर्स है, आज से शुरू हुआ है, और मैं आशा करूँगा आपके साथ एक अच्छी जर्नी रहेगी, और हम इसी तरह से भाईचारे के साथ पढ़ते रहेंगे। और मेरा काम है पढ़ाना, और आपका काम है पढ़ना, और ये संबंध ऐसे बना रहे, आप और मैं दोनों खुश रहें, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।